This is an ABP Life podcast. मकर संक्रांति पे बचपन से ही पतंगबाजी देखना मेरा तो फेवरेट है। और खाने को साथ में अगर तिल के लड्डू मिल जाएं तो जैसे सोने पे सुहागा। ज्यादातर हम सबको मकर संक्रांति के बारे में बस यही पता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, क्या कहानियां हैं इसके पीछे, पतंगबाजी क्यों करते हैं इस दिन, गंगा में डुबकी क्यों लगाते हैं इस दिन। दिस इज द ओनली हिंदू फेस्टिवल जिसमें काले रंग के कपड़े पहनते हैं। Why? और सबसे जरूरी बात कि अगर 14 तारीख को आप मकर संक्रांति समझने की भूल कर बैठे हैं तो अभी भी वक्त है सुधार लें भूल, क्योंकि साल 2023 में मकर संक्रांति आखिर कब है बताऊंगी आपको अभी इसी वक्त एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में बेटा मेरा नाम राजेश शर्मा है, पंडित राजेश शर्मा जी, और मैंने एमकॉम बीएड किया है और डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस फ्रॉम जयपुर जी एंड ज्योतिष विद्या विशारद फ्रॉम वाराणसी। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो यही, चूंकि मकर संक्रांति आने वाली है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आज भी नहीं पता होता कि आखिर हम मनाते क्यों हैं। घर में कुछ रस्में अदा कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं होता कि क्या है एक्चुअली मकर संक्रांति, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, आप इसके बारे में बताएं। एक्चुअली मकर संक्रांति का पर्व जो है, सबसे बड़ी चीज यह है कि ऐसी मान्यता है कि धनु राशि से ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो 14 जनवरी को अर्थात धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना जी। और सूर्य अच्छी उच्च अवस्था में होते हैं मकर राशि में। ठीक है ना जी। और सबसे बड़ी चीज है कि मकर राशि का जो स्वामी है ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से शनि है, और सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं। ठीक है ना ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन ये 14 जनवरी या 15 जनवरी को जब भी मनाई जाती है, ठीक है ना, उस समय सूर्य और शनि आपस में विरोधी हैं, लेकिन सूर्य और शनि का मिलन होता है पिता पुत्र का। अच्छा जी। सबसे बड़ी जी। दूसरा यह है कि सूर्य आत्मकारक हैं, ठीक है ना, समस्त ग्रहों के स्वामी हैं। जी जी। शनि न्यायाधीश हैं, शनि अपना न्याय सुनाते हैं। जी। तो कभी कभी विरोधाभास रहता है, लेकिन इस दिन से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण का अर्थ यह है कि उत्तरायण और यह आपका दक्षिणायन दो भागों में बांटा गया इसको। ठीक है ना। ओके। सूर्य जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो बहुत शुभ समय प्रवेश, सभी मनुष्य जाति के लिए शुभ समय का प्रवेश होता है। जी जी। जैसे लगभग 85 या 90% लोग उत्तरायण में रहते हैं पृथ्वी के, जी है ना, और लगभग 8 या 10% लोग दक्षिणायन में रहते हैं। ओके जी। जैसे हमने देखा है कि जब भीष्म पितामह मतलब बाणों की सरसैया पर पड़े थे तो उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। काफी अंतराल के बाद जब 14 जनवरी के बाद जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं तो उन्होंने अपने शरीर को शांत किया। जी है ना जी। उसका कारण ये था, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उत्तरायण में रहती है। ठीक है ना। ओके ओके। और सभी जीव जंतु जो कि मतलब एक जो वास्तविक ऊर्जा है, जो जीवन ऊर्जा है, वो हमको उत्तरायण में ही प्राप्त होती है, सीधी सी बात। जी जी जी। तो क्यों मनाते हैं ये तो आपने हमें बताया। क्या और महत्व है मकर संक्रांति के जो आप बताना चाहें? हाँ, जैसे सबसे बड़ी चीज है कि आज के दौर में लोगों का विश्वास ज्योतिष विज्ञान की तरफ बढ़ा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले मेडिकल साइंस की तरफ ही लोग जाते थे। जब जब प्रॉब्लम्स आती थी फिजिकली तो डॉक्टर्स को देखते थे। आज के दौर में, आज के मतलब आधुनिक दौर में उनका झुकाव ज्योतिष विज्ञान की तरफ भी गया है। जैसे मकर संक्रांति को साधक भय मुक्ति, कर्ण रोग, नेत्र रोग, कंठ रोग, शत्रु रोग, बहुत सारे विवाद, उस पर विजय प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु नरसिंह साधना कर सकता है, उसका लाभ ले सकता है। एक तो ये लाभ है जी जी। ठीक है ना जी। और दूसरा यह है कि मकर संक्रांति को आखिर और क्या कोई विशेष कुछ रहा है? हाँ, बिल्कुल रहा है। आज के ही दिन गंगा जी का अवतरण हुआ। ठीक है। ओके। भागीरथ जी गंगा जी का जो अवतरण किया आज ही के दिन हुआ उनका। ठीक है ना।
जी गंगा जी का आगमन भी आज के दिन हुआ। और मकर संक्रांति पर्व पर भगवान गंगा स्नान, गंगा सागर का प्रथम स्नान जो है गंगा सागर का आज ही के दिन होता है, ठीक है ना। जी बिल्कुल। और प्रयागराज में आप देखते हैं जो माघ मास का मेला लगता है, हाँ ये जी। उस माह सप्ताह पौष मास समाप्त होने के बाद माघ मास आता है, एक महीने का मेला होता है। तो आवाज हमारी आ रही है ना? जी बिल्कुल। तो उसमें जो प्रथम स्नान होता है वो भी मकर संक्रांति का होता है, ठीक है ना। जी तो ये जो गंगा स्नान जिसका आपने जिक्र भी किया, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस दिन गंगा स्नान की? अच्छा, गंगा स्नान का इम्पोर्टेंस सबसे बड़ा ये है कि ये तो सच है कि बहुत सारी जो वाइब्रेशन है हमारे वातावरण में है, बहुत सारी ऊर्जा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, बहुत सारी। तो जब वो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है 14 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास प्रवेश करता है, तो उससे 90% जो पॉपुलेशन है जो कि पॉजिटिव एनर्जी ले रही है वो उत्तरायण में रहती है। जीव जंतु, पेड़ पौधे बहुत सारे, है ना। इसमें मनुष्य सबसे बड़ा लाभ ये ले सकता है कि बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति कर सकता है ना? अपने बहुत सारे पाप कर्मों का विनाश करने के लिए ये जो है मकर संक्रांति का पर्व विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे मतलब ऐसी मान्यता है, ऐसी आस्था है हम लोगों की सनातन परंपरा की, मतलब उससे मुक्ति पाई जा सकती है मकर संक्रांति को स्नान करके, है ना। ओके जी। अब देश में अगर हम इसके सेलिब्रेशन को लेकर बात करें कि कहाँ कैसे ये मनाई जाती है? हाँ, उत्तर भारत में जैसे हम देखते हैं मकर संक्रांति के रूप में है, पंजाब में भी है ना। जी तमिलनाडु में है, उत्तरायण में है, ये उत्तरायण में है ना, उत्तराखंड में है, कर्नाटक, केरल इत्यादि प्रदेशों में मनाते हैं इसको। जी अब अक्सर हमने देखा है कि अहमदाबाद, जयपुर की तरफ, हमारे कुछ यूपी के हिस्सों में भी इस दिन पतंगबाजी बड़ी की जाती है। तो ये पतंगबाजी का मकर संक्रांति से कोई संबंध अगर आप बता सकें? हाँ, एक्चुअली ये रामायण में इसका उल्लेख है। जी, रामायण में उल्लेख है, बाल कांड में दिया है इसका। जब राम जी पतंग उड़ाते हैं तो ब्रह्मलोक में पतंग पहुंचती है ऐसी मान्यता है, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं, ऐसा कुछ उल्लेख आया है वैसे। जी यानी कि ये तब से ही शुरुआत इसकी हो चुकी है पतंग। यस ये तभी से शुरुआत इसकी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। और सबसे बड़ी चीज है वहाँ एक चीज और भी है कि जैसे पतंग जैसे मैंने अक्सर देखा है गुजरात में, क्योंकि जयपुर में भी था, वहाँ से NIT जयपुर से बीटेक किया उसने, बेटी ने, बड़ी ने। तो वहाँ मैं देखता था पतंग का बहुत अच्छा चलन था। और वहाँ सुहागिनें जो क्या होती थी, सौभाग्य प्रदाता वस्तुएं प्रदान करती थी ब्राह्मणों को, 14 ब्राह्मणों को। पतंगबाजी हुई, उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण महिलाओं का उन्होंने बड़ा सम्मान किया। और उनके बाद जो भी संकल्प लिया, जो भी पूजन विधान से 14 ब्राह्मण महिलाओं को प्रणाम करके उनको वो सौभाग्य सूचक, स्वाद सूचक वस्तुएं प्रदान करते थे वो लोग। अरे वाह, जी। मैंने अक्सर देखा है राजस्थान और गुजरात में। जी, वहाँ काफी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। जी, इस त्योहार पे जिस प्रसाद की अगर हम बात करें, जो व्यंजन बनते हैं, ज्यादातर तिल की चीजों का इस्तेमाल होता है, उड़द की दाल, खिचड़ी, गुड़, तो इनका जो महत्व है, इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में अगर आप बताएं। हाँ, जैसे दाल खिचड़ी इत्यादि है, इसका नो डाउट थोड़ा सा महत्व ही। और सबसे बड़ी चीज है कि मौसम भी शरद ऋतु का है, तो निसंदेह है स्वास्थ्य के प्रति ये स्वास्थ्यवर्धक हैं ये सब चीजें। जी, तिल का जो महत्व है, आज ही के दिन स्पेशली तिल की चीजों का सेवन बहुत किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मैं कोई बता नहीं, काफी बड़ा महत्व है इनका। और आम जनमानस को करना भी चाहिए, जाड़ों में विशेषकर, और 14 जनवरी के आसपास तो लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। जी, ये पहला ऐसा हिंदू त्योहार है जिसमें काले कपड़े पहने जाते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मकर संक्रांति का सीधा अर्थ है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। और मकर राशि के जो स्वामी हो शनि हैं, और शनि सूर्य के पुत्र भी हैं,
ठीक है ना। जी। तो आज के दिन अगर मकर संक्रांति के दिन, विशेषकर मकर संक्रांति के दिन किसी भी दिन पड़े, अगर आप काले कपड़े पहनते हैं तो शनि तो प्रसन्न होते ही हैं, सूर्य भी प्रसन्न होते हैं, और वैसे विरोधी हैं। जी जी जी। वैसे तो ऐसी मान्यता है कि शनिवार को ही काले कपड़े पहने जाते हैं। हाँ जी। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से, और बुध चूंकि शनि का मित्र है तो बुधवार को भी पहने जा सकते हैं, इसके अलावा किसी दिन नहीं। और संडे को तो कोई मतलब ही नहीं रविवार को पहनने का, जबकि उसका स्वामी सूर्य है ना? जी जी। तो लेकिन यानी मकर संक्रांति को पहन सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 यानी इस साल की अगर हम बात करें, कोई शुभ मुहूर्त जो आप बताएंगे मकर संक्रांति को मनाने के? इस बार कह रहे हैं कि 2 दिन है, 14 या 15, इस कंफ्यूजन को भी अगर आप दूर कर सकें। एक्चुअली है क्या कि जितनी सनातन परंपरा में जो वैष्णव परंपरा है, कि जो भी हमारा जो एक्चुअली हम लोग, हमारा जो हिंदी वर्ष है वो तो वही है चैत्र मास। जी। चैत्र से शुरुआत होती है ना, 28-29 मार्च के आसपास होता है ना जी। वही संवत के हिसाब से, हिंदू संवत वही है ना। तो सूर्य 14 जनवरी को रात्रि में लगभग 8 बजे के आसपास प्रवेश करेंगे। ओके जी। तो उदया तिथि हमारी लगभग सूर्योदय, यानी सूर्योदय से पहले अगर वो तिथि मिल जाए, वो 15 तारीख को मिल रहा है हमको जी जी। 14 तारीख को रात्रि को। तो कहने का आशय है कि जो मकर संक्रांति पर जो स्नान का जो लाभ है और जो दान कर्म इत्यादि जो हम लोग करते हैं उसका जो लाभ है, वो मकर संक्रांति पर ही होना चाहिए। और मकर संक्रांति लगभग 15 तारीख को ही है काई से। तो जी जी, इस बार मतलब 15 को पड़ रही है। 15 को ही है, बिल्कुल है। जी जी। मकर संक्रांति को लेकर के क्या कोई पौराणिक कथाएं भी हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? एक्चुअली जहाँ तक मेरा अनुभव है कि एक तो वही है कि आपका भागीरथ और शनि की कहानी तो आपने बताई। हाँ, इसमें आप ये भी बता सकते हैं, जैसे तमिलनाडु का खेल है जो जल्लीकट्टू होता है ना जी, वो आज ही के दिन रहता है उसका, है ना। ओके। आज के दिन से मेरा आशय मकर संक्रांति के दिन से है। जी जी, है ना जी। एक तो आपका यही है, और इनके जो पूर्वज थे मैं आपको बता, भागीरथ के पूर्वज थे महाराज सगर के पुत्रों का, मतलब जो विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था उस समय। ओके। उनकी मुक्ति नहीं हुई थी। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया था, तो उनमें उनके वंशज एक्सपायर हुए थे, मारे गए थे काफी जो है जी। तो उनका अस्थि विसर्जन नहीं हुआ था। जैसे हमारे यहाँ एक सनातन परंपरा में बेटा हम लोग अस्थि विसर्जन करते हैं गंगा में, है ना, गंगा में करते, वो नहीं हुआ था। तो उन्होंने, भागीरथ ने अपनी तपस्या के द्वारा गंगा का अवतरण किया पृथ्वी पर, और उसके बाद उनके जो महाराज सगर के जो भी पुत्र वगैरह, जो भी 60,000 पुत्र जो एक्सपायर हुए थे उनके दुर्वासा ऋषि के श्राप से, है ना, उनकी मुक्ति हुई थी। ये बहुत बड़ी मान्यता है इस चीज की, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मकर संक्रांति के ऊपर हमने आपसे बहुत सारी बातचीत की है। कोई जानकारी जो आपको लगता है हमने इस टॉपिक से जुड़ी कवर नहीं की हो इन सवालों के बीच में, और जो आप जनता को बताना चाहें? हाँ, यही है कि चूंकि सर्दी का मौसम है और इस मौसम में हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब लगभग सूर्य का प्रकाश बहुत स्वास्थ्यवर्धक है हमारे शरीर के लिए, और एक आफ्टर 50 तो विशेष लाभदायक है। और हम सभी को जैसे तिल के बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ है, मिष्ठान के रूप में ले सकते हैं या नमकीन के रूप में, जैसा भी है भोजन के रूप में ले सकते हैं। गुड़ का हम लोग प्रयोग करें, है ना जी। कुछ जो पुराने कुछ चीजें हैं तो उनका हमको प्रयोग करना चाहिए खान पान के रूप में, है ना। बिल्कुल। ये बड़ा स्वास्थ्यप्रद है, यही मेरा संदेश है। बच्चों के लिए भी है, और एक जो 50 वर्ष के आसपास जो लोग हैं, ऊपर नीचे जो भी हैं, उनको ये जो पुराना खान पान है उस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल हम मैदा चीनी बीनी जो खाते हैं उसकी अपेक्षा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है काफी, है ना जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। चलिए तो आप तैयारियां शुरू कीजिए मकर संक्रांति की। एबीपी लाइव पॉडकास्ट की ओर से आपको आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.